गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संडे की एक्स्ट्रा क्लास है। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका पार्ट ए कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज होगा इसका लेक्चर नंबर 7। तो पहले हम लोग उसकी थोड़ी सी थ्योरी बची है, उसको फिनिश करेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स पे आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पार्ट ए। कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लेक्चर 7। तो हम लोग क्या देख रहे थे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ देख चुके थे हम लोग? एंड ऑन पोजीशन। आए थे लास्ट टाइम पे बेटा? नहीं आए थे ना? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम कहाँ देखने जा रहे हैं अब? एट इक्वेटोरियल पोजीशन कह दें, या फिर क्या कह सकते हैं? ब्रॉड ऑन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कहें या ब्रॉड ऑन पोजीशन, बात एक ही है। ठीक है, आप जानते हैं डाइपोल के चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो डाइपोल के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस। और जब आप एक्सिस के परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इक्वेटर लाइन। जैसे मान लेते हैं सपोज ये पी है, तो यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इक्वेटर लाइन, और यहाँ फाइंड करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन, और यहाँ फाइंड करेंगे तो एक्सियल पोजीशन। समझ गए? तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके थे। क्या निकाला था हम लोगों ने? 2p अपॉन आर क्यूब 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। यह हर एक में आता है। आपको केवल क्या ध्यान रखना है? 2p अपॉन आर क्यूब। क्लियर? देखिए, ये डाइपोल हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ये डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L, क्योंकि डाइपोल के दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2L। समझ गए ना? ये पॉइंट A मान लो और ये B। ये डिस्टेंस आपकी R हो गई। ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? √r² प्लस L²। कहाँ से आ गई ये? पाइथागोरस। अरे ये L है, ये R है, तो ये नहीं हो जाएगा? सेम यहाँ भी √r² प्लस L²। ठीक है, हमें पॉइंट P पे चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे चाहिए? P पे। ये P है। तो आपको पता है कि जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, उस पॉइंट पे हम क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन along which plus q naught charge tends to move. The direction along which plus q naught charge tends to move.
रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ए बी डाइपोल हो गया, ये दो चार्जेस माइनस क्यू और प्लस क्यू। डाइपोल के चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होता है 2L, एल ये 2L नहीं हो गया। हमें पॉइंट P पे फाइंड करना है, ठीक है। आपको पता है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट चार्ज। क्या एज्यूम करते हैं, द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो P पे हमने ये प्लस क्यू नॉट एज्यूम किया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल। और जब हम प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन निकालेंगे तो फिर हमें माइनस क्यू से कोई मतलब नहीं है, और जब माइनस क्यू से कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू के कारण कोई मतलब नहीं है। बात समझे। और ध्यान रखेंगे सारे चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, किसको छोड़ करके, टेस्ट चार्ज को। सारे चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, केवल किसको छोड़ करके, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये हो गया आपका E1 वेक्टर। डायरेक्शन क्या लिखेंगे E1 की, फ्रॉम B टू P। अब यहाँ पे टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम B टू P। ये कैसे डायरेक्शन आगे समझ आया, क्योंकि ये प्लस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू नॉट को रिपल। और प्लस क्यू नॉट का यूज़ हम केवल डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं, जब डायरेक्शन निकल आएगी तो उसको इरेज कर देंगे, यूज एंड थ्रो। क्लियर। तो ये प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपल, ठीक है। तो इसके कारण ये जाएगा प्लस क्यू से अवे, यानी फ्रॉम B टू P। अब माइनस क्यू कारण निकालें, तो माइनस क्यू क्या करेगा, प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट। तो ये क्लियर, ये हो गया आपका E2 वेक्टर। इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम P टू A, फ्रॉम P टू। ये डायरेक्शन कैसे आई समझ आया, ऋषि नहीं समझे, क्या नहीं समझे। अरे प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाए, ये क्या करेगा प्लस क्यू नॉट को। कोई चीज़ डाउट हुआ करे बैच के बाद रुक जाया करो, पूछ लिया करो। अगर अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी को निकालनी नहीं आई है तो फिर पास होना उसका मुश्किल है, क्लियर बता दे रहे हैं। आप उसको चाहे लो चाहे सीरियसली ना लो, जिसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं निकालनी आई है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे पेपर में। अगर कोई डाउट होता तो बैच के बाद रुक करके पूछो। माइनस और प्लस के बीच कौन सा फोर्स काम करता है, हाँ, तो ये इसको खींचेगा नहीं अपनी तरफ, तो इसके कारण कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो यही डायरेक्शन होगी, इसमें क्या समझना है, समझ गए। प्लस क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है वही उस पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, समझ गए। तो ये क्या करेगा, प्लस क्यू नॉट को रिपल, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम B टू P, यानी प्लस क्यू से अवे। और ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फ्रॉम P टू B, यानी टुवर्ड्स माइनस क्यू। क्लियर। प्लस क्यू नॉट का काम खत्म। अब आपको पता है दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को ऐड करके, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो लार्जर से स्मॉलर को सबट्रैक्ट करके, और किसी एंगल पे है तो कंपोनेंट या फिर फार्मूला, ठीक है। तो अगर किसी एंगल पे है तो या तो कंपोनेंट या फिर फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये सेम डायरेक्शन होता है, ऐसे है तो सेम डायरेक्शन, और ऐसे हैं तो अपोजिट। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन तो जानते होंगे। तो ये ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, या तो कंपोनेंट करें या फिर फार्मूला। हम लोग ज़्यादातर किससे करेंगे, कंपोनेंट से, ठीक है। और इसको अच्छी तरह समझ लें क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी टाइप के आते हैं, समझ गए। जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा रिजल्टेंट, तो इसी तरीके से डायग्राम बनेगा, समझ गए। समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए चाहो तो यहीं पे कंपोनेंट कर दो, हम इसको अलग से ले जाके दिखा रहे हैं जूम करके, समझ गए, ताकि जो बेवकूफ़ टाइप के बच्चे उन्हें भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसको अलग से ले जा करके आप चाहो तो यहीं पे कंपोनेंट कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट करना सबको आता ना, एक कंपोनेंट कॉस होता है और एक साइन, जिसके साथ एंगल गिवन होता है वो कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन। अब जैसे ए वेक्टर है ये, हमें इसके दो कंपोनेंट करने हैं,
तो ए वेक्टर का जो एंगल गिवन है अगर एक्स एक्सिस से, जिस लाइन से एंगल गिवन होगा, जिस लाइन से एंगल गिवन, इस पे क्या आ जाएगा कॉस और इसके परपेंडिकुलर साइन। क्लियर। और जो जिस वेक्टर के हम दो कंपोनेंट कर लेंगे वो वेक्टर खत्म हो जाएगा। अगर हम 100 के नोट के टूटे करा लेंगे तो 100 का नोट चला जाएगा, तब टूटे मिलेंगे, कि 100 का नोट भी बना रहेगा, टूटे भी मिल जाएंगे। तो वेक्टर ए के जब कंपोनेंट करेंगे तो वेक्टर ए क्या हो गया, खत्म। इसकी जगह कौन आ गया, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। समझ गए। अगर यही एंगल यहां से दिया होता वाई एक्सिस से, ये एंगल लेते अगर हम लोग, तो फिर कॉस यहां आता। जिस लाइन से एंगल गिवन होगा उस पे क्या आएगा कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन। समझ गए। तो हम इसको अलग से शो कर रहे हैं, पेपर में भी अलग से शो कर दोगे। तो ये हो गया E1 वेक्टर और ये हो गया आपका E2 वेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन इस बार आया था, इस बार बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में आया था। ठीक है। अब देखिए जरा, हर बार आता है, या तो एंड ऑन आएगा या फिर ब्रॉड ऑन है। सीबीएसई ऐसे दोनों में आता है ऑलमोस्ट। ठीक है। ये चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो एंड ऑन आएगा या तो ब्रॉड ऑन। मतलब यही एक क्वेश्चन आता है जो स्ट्रेट वे में आता है। समझो। बाकी सब में क्या करते हैं, लैंग्वेज को ट्विस्ट करते हैं। ठीक है। अब उन्होंने ब्रॉड ऑन के बजाय क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन पे फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यही तो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टिंग। नहीं जानते परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। इक्वेटर लाइन ही तो होती है। अब सुनिए, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अच्छा, ये डिस्टेंसेस कैसे हो गए समझें। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l। तो हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l। ये भी l, वो भी l। और O से P तक की डिस्टेंस कितनी, r। चाहे एंड ऑन पोजीशन हो या ब्रॉड ऑन पोजीशन हो, डिस्टेंस r हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, मिड पॉइंट से। अभी नहीं समझे, ये डिस्टेंस r। क्लियर। ठीक। अब ये l है, ये r है, तो ये हाइपो हो जाएगा। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। √r² प्लस l पाइथागोरस। वैसे ये भी। ठीक है। नहीं समझ आया। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, बिल्कुल एक जैसे। अरे जो लेंथ ये है वो लेंथ ये, जो ये लेंथ ये वो लेंथ ये दोनों में कॉमन है, तो कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब जरा देखो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये थीटा है तो ये थीटा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। ये थीटा तो ये थीटा, ऑल्टरनेट। फिर रिपीट करें, इसको अच्छी तरह समझ लें। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। समझ गए। तो ये थीटा तो ये थीटा। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये कौन सा एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग। समझ गए। फिर रिपीट करें, चाहो तो यहीं पे कंपोनेंट कर दो या अलग से शो कर दो। अलग से शो कर देना, दूसरों से बेटर काम करोगे तभी दूसरों से बेटर मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो इसी डायग्राम को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा है। अब E1 के दो कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या आएगा, E1 कॉस थीटा और ये E1 साइन थीटा। ये बात समझ आई। E2 वेक्टर के दो कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या आएगा, E2 कॉस थीटा और इधर E2 साइन थीटा। यानी हमारे पास कितने वेक्टर थे, दो। हमने कितने बना लिए, 4। समझ गए। हर एक के दो पार्ट कर लिए। कंपोनेंट का मतलब पार्ट कर लिया, डिवाइड कर लिया, स्प्लिट कर लिया। ठीक है। तो E1 के दो कंपोनेंट किए, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। E2 के दो कंपोनेंट किए, E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। अभी जब हम E1 E2 की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। क्या सेम आएगा, क्यों सेम आएगा, जो चार्ज ये है वही चार्ज ये है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। समझ गए भाई, डिस्टेंस भी तो सेम है। एक्सियल पोजीशन में क्या था, डिस्टेंस क्या थी, अलग अलग थी। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग था। नहीं समझे। यहाँ पे E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। बात समझे, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ठीक। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है
तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर दो वेक्टर इक्वल अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल। ये दोनों कहाँ हैं, सेम डायरेक्शन में, आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। समझ गए। यानी हम क्या कर सकते हैं, ये लेक्चर 7 वगैरह सब डालिए सबने। ऑन रिजॉल्विंग E1 vector and E2 vector into two components. Component E1 sin theta and E2 sin theta will cancel out each other. ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल और अपोजिट। समझ गए, यही सबसे मेन पॉइंट है। अभी लिखना नहीं, हम लैंग्वेज लिखाएंगे। कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा will add together due to along in the same direction. तो क्या बताया हमने, ऑन रिजॉल्विंग E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर। ये दोनों इक्वल अपोजिट हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। कंपोनेंट्स E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा विल ऐड टुगेदर ड्यू टू अलोंग इन द सेम डायरेक्शन। हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P क्या आ गया, E की वैल्यू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2E1 cos थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। डायरेक्शन कहाँ सेम है, एक B से P है और एक P से A है। क्या करो, cos थीटा की बात कहाँ हो रही है, यहाँ E1 E2 की बात हो रही है। हमने E2 की जगह क्या पुट किया है, E1। हम E1 cos थीटा E2 cos थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग E1 E2 की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि हम E2 की जगह क्या लिख रहे हैं, E1। समझ गए। तो E2 की जगह क्यों E1 लिख रहे हैं, ये हमने बताया, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। समझ गए, डायरेक्शन अलग अलग है, E1 की अलग है, E2 की अलग। हाँ, जब तुम कहोगे E1 cos थीटा E2 cos थीटा तो दोनों की सेम है, तभी तो ऐड किया हमने। समझ गए, कोई डाउट। लेकिन पहले हम E1 E2 की वैल्यू तो निकालें, तब तो वहाँ पुट कर पाएंगे। तो पहले E1 की वैल्यू निकालो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। इंटेंसिटी ऑफ, ऊपर लिख दे रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। कितना हो जाएगा E1 की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। क्या फार्मूला होता है, Q/r²। और स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं तो चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो प्लस Q है लेकिन हम लोग क्या लेंगे, Q। नहीं समझे। और R की जगह क्या लेंगे, √r² प्लस L। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। अरे R की जगह यही तो है, हम प्लस Q के कारण पॉइंट P पे निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस लेंगे तो ये R का काम करेगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ गया, Q/r² प्लस L²। अब चूंकि स्केलर फॉर्म में लिखा है इसलिए डायरेक्शन को हमें अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा, फ्रॉम B टू P।
फ्रॉम बी टू पी। चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम, समझ गए, प्लस क्यू चार्ज। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टूवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज। बेटर ये बी टू पी। क्लियर। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ये क्या लिखा है, तुम लोग ऐसे डैश डैश नहीं करोगे, पूरा लिखोगे। क्या लिखा हुआ ये, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। ठीक है। अब माइनस क्यू के कहाँ निकालेंगे यहाँ पे, तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू नहीं क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस क्यू है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे क्यू विदाउट साइन, और डिस्टेंस यहाँ भी कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम पी टू ए, फ्रॉम पी टू ए। समझ आ रहा है। पी टू ए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बस E1 की वैल्यू रख दो, चाहे E1 रख दो चाहे E2 रख दो, दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। ठीक है। 2 E1 की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट, उसको सेकंड डाल दो, चाहे फर्स्ट से रख दो चाहे सेकंड से रख दो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू रखी, E1 की। अब कॉस थीटा रखो, बेस अपॉन हाइपो, बेस हो गया L, हाइपो हो गया रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकाल लो, L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख दो ब्रैकेट में। क्लियर। Q2L क्या आ गया, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, P इक्वल टू Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L। याद आया। तो Q2L, तो P इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू 2L। और ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितना है, 1, और ये 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। ये पावर कितना है, और ये कितना हो गया, 3/2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब आपको याद होगा जो हम लोगों ने एंड ऑन भी किया था, इफ L इज लेस देन R देन L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर। जैसे 2 को हम 1000 के कंपेयर में निग्लेजेबल नहीं मान सकते, लेकिन 4 को 10 लाख के कंपेयर में निग्लेजेबल मान सकते। समझ गए। फिर रिपीट करना, अगर उन्होंने कह दिया फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन इफ L इज नॉट लेस देन R, इफ L इज नॉट लेस देन, तो फिर आपका यही आंसर, फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ गए, कोई डाउट। लिखिए, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, let us consider an electric dipole AB due to which we have to find intensity of electric field. We have to find intensity of electric field at point P situated on the equatorial line, situated on the equatorial line। इक्वेटोरियल लाइन को अंडरलाइन कर लो। वहां पे हमने किसको अंडरलाइन किया था, एक्सिस को, याद आया। situated on the equatorial line of the dipole at a distance r।
at a distance r from midpoint O, from midpoint O of dipole. क्लियर? डायग्राम बनाए, नोट करें, ठीक, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, संडे कोई जल्दीबाजी नहीं, समझ गए? आराम से पढ़ा करो और ये मत सोचा करो पढ़ाई में जो समय खर्च हो रहा है वो बर्बाद हो रहा है। कई बच्चे सोचते हैं पढ़ाई में जो टाइम जा रहा है वो बर्बाद हो रहा है, ठीक है? घर पे मोबाइल में, टीवी में जो टाइम जाता है वो उसका यूटिलाइजेशन है टाइम का, ठीक है? और ये जो हमने लैंग्वेज आपको लिखाई है, जरूरी नहीं आप पेपर में लिखो, डायरेक्ट लिख सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक, क्लियरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसलिए लिखाई जाते हैं ना क्योंकि कई बच्चे जो है कॉपी को खोलेंगे ही नहीं। वो जब जिस दिन पेपर होगा 4 मार्च को जैसे पेपर हुआ था तो 3 मार्च कॉपी खुलेगी, तो पूरी लैंग्वेज इसलिए लिखा दिया जाता है ताकि जब वो 1 साल बाद कॉपी खोलें पेपर वाले दिन या 1 दिन पहले तो लैंग्वेज पढ़ के उनको समझ में आ जाए, समझ गए? पेपर में आप डायरेक्ट ये वो साफ समझ में आ रहे हैं, दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियरली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट P, ठीक है? नोट्स में पूरी लैंग्वेज इसलिए लिखाई जाती है ताकि जब भी आप कॉपी खोलें तो लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? पेपर में ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब फिर वही कंडीशन, इफ़ L इज़ लेस देन R, क्या दिक्कत बोलो? क्या नहीं समझ में आया? श्रेया सिंह, हाँ हाँ, इधर तो कर दें। If L is less than R, then L square is very very less than R square. कैसे होता है लास्ट टाइम में बता चुके थे हमने। तो अगर L की वैल्यू R से कम है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो R स्क्वायर से बहुत ज़्यादा कम हो, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, R स्क्वायर के कंपेयर में L स्क्वायर को क्या करेंगे, निग्लेजिबल, यानी E का फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर रेस्ट टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी E का फार्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R क्यूब, ये हो गया आपका न्यूटन पर कूलम। हाँ लो, डायरेक्शन हमने रेज कर दी, चलो देखो फिर बनाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्शन आ रही है, देखो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में तो थे, डायग्राम देखो पलट के, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा इसी डायरेक्शन में तो थे, तो यही तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा क्योंकि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर चुके थे, कैंसल। तो इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, जैसे हमने E वेक्टर में वो एक्सियल पोजीशन में लिखा था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। हाँ, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और आपको पता है P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये P वेक्टर के पैरेलल है लेकिन अपोजिट है, P वेक्टर के पैरेलल है और अपोजिट, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल टू P वेक्टर, समझ गए? अगर हम इसको उल्टा रख दें, प्लस की उधर कर दें, तब भी वही एंटी पैरेलल टू P वेक्टर आएगा, समझ गए? तो ये दोनों डायरेक्शन याद रखनी जरूरी है क्योंकि अच्छे न्यूमेरिकल में काम आते ही है, एंटी पैरेलल टू P वेक्टर। ये डायग्राम में शो कर लो P वेक्टर को, इसको नहीं शो करने तो डायग्राम बनाया, नीचे P वेक्टर शो कर लो, बस नहीं शो करोगे P वेक्टर, डाइपोल वाले में शो करो P वेक्टर, डाइपोल वाले में P वेक्टर शो करो माइनस से प्लस की, और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करो, इतना छोटा बनाते हो सब कंजेस्टेड हो जाते हो उसी में, ठीक है? पढ़ाई लिखाई में कंजूसी नहीं की जाती, बाकी हर चीज़ में की जाती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आप जो भी खर्च करते हो वो लाखों गुना होकर वापस मिलता है, बाकी कहीं भी खर्च करते हो सब वेस्टेज है, समझ गए?
नहीं समझे? कितनी भी महंगी जीन्स खरीद के ले आओ, 2000, 4000, 5000 की, एक दिन बाद बेचने जाओगे आधे में नहीं मिलेंगे। समझ गए? तो पढ़ाई में जो भी खर्च करते हो वो क्या होता है, लाखों गुना होकर वापस मिलता है, कई लोगों को तो करोड़ों गुना होकर मिलता है। समझ गए? इसलिए बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करो, थोड़ा अच्छी कॉपी बनाओ। कई बच्चे रफ बना लेते हैं फेयर में, मतलब फेयर रजिस्टर को रफ कॉपी बना लेते हैं। समझ गए? तो एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग, एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। क्लियर? एंड ऑन पोजीशन 2p/r³, ब्रॉड ऑन पोजीशन p/, यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एंड ऑन पोजीशन का हाफ होगा। समझ गए? अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजीशन इज हाफ दैट ऑफ एंड ऑन पोजीशन, तो फिर आपको जानते हो क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रूवमेंट करने पड़ेंगे। समझ गए? फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों। समझ गए? 3 मार्क्स में आता है, उसमें करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फिक्स नहीं है कि आपको 3 मार्क्स में इतना ही लिखना है, हो सकता है कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए उसी में, हो सकता है कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए। समझ गए? इरेज करें। भाई डायग्राम बनाएंगे, प्रूवमेंट कर देंगे, लैंग्वेज थोड़ी कम कर देंगे। पेपर में से ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। तो वैसे थ्योरी खत्म हो गई है, सुने, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, जिनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे या कुछ आउट ऑफ सिलेबस के आर्टिकल पढ़ाने हैं। ठीक है? हम प्रूवमेंट नहीं बता रहे, डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे ये बता रहे हैं, नीट और आईटी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? और कुछ आर्टिकल ऐसे पढ़ा रहे हैं जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम, वैसे थ्योरी जो है ऑथराइज रूप से ख़त्म हो गई इस आर्टिकल के बाद। ठीक? जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो। ठीक? तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूट्रल पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, वहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, उसी को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। और कब 0 होगा? जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट हो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और किसी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। अब भी नहीं समझे? अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट पे कोई अगर चार्ज रखें, कोई भी चार्ज, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=EQ। समझ गए? ये कहाँ से आता है, बार बार यूज करते हैं हम लोग। E क्या होता है, F/Q0, तो F=EQ0। अगर चार्ज Q है तो Q हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है न्यूट्रल पॉइंट पे, 0, तो फोर्स भी 0 होगा। यानी न्यूट्रल पॉइंट पे कोई भी चार्ज रखा जाएगा वो इक्विलिब्रियम पे होगा, यानी रेस्ट पे होगा, यानी उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। समझ गए? कोई डाउट? अब न्यूट्रल पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा न्यूमेरिकल में, दो चार्ज दिए जाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा लोकेट द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, या फाइंड द पॉइंट एट विच एनी चार्ज एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रिक फोर्स, एनी चार्ज एक्सपीरियंस नो, या 0 इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हेडिंग डालें न्यूट्रल पॉइंट। क्या दिक्कत आकांक्षा? न्यूट्रल पॉइंट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम 1-2 करा के बता देंगे आपको। ठीक है? सुने, फर्स्ट पॉइंट लिखें, अ पॉइंट at which net electric field is 0, a point at which net electric field is 0, comma, is called neutral point. न्यूट्रल पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखें,
नो इलेक्ट्रिक फोर्स, नो NO इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज, नो इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय एनी चार्ज at neutral point. No force is experienced by any charge at neutral point. That is, जो हम that is बोलते हैं तो IE, the charge remains equilibrium position at neutral point. मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे जो चार्ज है वो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? F इक्वल टू EQ 0, क्यों 0 है? क्योंकि एट न्यूट्रल पॉइंट E इक्वल टू 0। जब E 0 हो जाएगा तो F भी कितना होगा, 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? थर्ड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ मेन है। इफ टू चार्जेस, ये लिखा, लिखो, F इक्वल टू EQ क्यों 0 हो गया? क्योंकि E क्या है, 0 है। न्यूट्रल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, इफ, बोर्ड पे लिखें क्या बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं? इफ टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर जानते ना, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, देन न्यूट्रल पॉइंट विल सिचुएट at a point between the charges, between the charges। क्या लिखा है हमने? अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे, जो पॉइंट कहाँ पे होगा, दोनों चार्जेस के बीच में। हम ये नहीं कह रहे हैं मिड पॉइंट, कहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनकी वैल्यूज़ पे। अब वो किस पॉइंट पे होगा वो हमें कैलकुलेट करके क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे दो चार्ज पॉजिटिव है तो कंफर्म है कि न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, बाहर नहीं हो सकता। बाहर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर किसी और पॉइंट पे आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ निकाल रहे हैं, तो Q1 के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट और Q2 के कारण टुवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्लस Q0। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने नहीं आती है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ, इस यूनिट से आप कुछ नहीं कर पाओगे, एक नंबर भी नहीं कर सकते हो। समझ गए? जब कुछ कर ही नहीं पाओगे तो टेंशन काहे की भाई? टेंशन तो तब होती है थोड़ा कर पाओ थोड़ा ना कर पाओ। समझ गए? तो जैसे हम बाहर कोई पॉइंट ले लें और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो प्लस Q0 एज्यूम करेंगे, तो Q1 क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल, और Q2 भी क्या करेगा, रेपल। तो दोनों कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में। तो कैसे जीरो हो जाएगा? जीरो होने के लिए इनको इक्वल होना पड़ेगा और अपोजिट होना पड़ेगा। अगर इक्वल हो भी गए तो अपोजिट नहीं है। समझ गए? और ऐसे इधर भी हो जाएगा, यहाँ निकालेंगे तो भी E1 E2 कहाँ हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में। यानी दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, यानी दोनों चार्ज के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं, अब यहाँ पे प्लस Q0 एज्यूम करें तो Q1 क्या करेगा, प्लस Q0 को रेपल, और Q2 क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब देखो अपोजिट होगा दोनों। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वहीं पे न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। भाई सेम हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ गए? हमने क्या बताया, कुछ समझ आया?
अगर दो चार्ज सेम नेचर के हैं तो कंफर्म है कि न्यूट्रल पॉइंट उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच में होगा ना कहीं, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तब एक्सटर्नल पॉइंट पे, या तो इसके बाहर या उसके बाहर। जैसे मान लेते एक निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में हो ही नहीं सकता। फिर न्यूट्रल पॉइंट कुछ भी हो जाए बीच में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बीच में हम किसी पॉइंट पे निकालेंगे, मान लेते यहां निकाल रहे हैं, प्लस Q0 एज्यूम करेंगे तो Q1 क्या करेगा? अट्रैक्ट, और Q2 क्या करेगा? रेपल। तो दोनों कहां हो गए? सेम डायरेक्शन में। कैसे जीरो हो जाएगा? तो अपोजिट नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में हो ही नहीं सकता। कहां होगा? या तो Q1 के बाहर या Q2 के बाहर। किसके बाहर होगा? जो छोटा चार्ज होगा। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 5 कूलाम है, +5 मान लेते हैं, चलिए माइक्रो कूलाम ले लो, कूलाम बहुत बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखना कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है, बहुत बड़ा चार्ज। अगर आपसे पूछा जाए क्या किसी ऐसे कंडक्टर को हम किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दे सकते हैं जिसको हम अपने अलमारी में रख सकें? ऐसा कोई कंडक्टर पॉसिबल है जिसको हम 1 कूलाम चार्ज दे सकें और ऐसा कंडक्टर हम अपनी अलमारी में रख सकें? तो क्या कहेंगे? नहीं। जिस कंडक्टर को हम 1 कूलाम चार्ज देंगे उसका साइज अर्थ के साइज से बड़ा होना चाहिए, समझ गए? तब हम उसको 1 कूलाम। किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर चार्ज से ज़्यादा चार्ज हम लोग दे ही नहीं सकते, समझ गए? क्योंकि उस चार्ज का क्या होने लगता है? इंसुलेशन। एयर, वैसे एयर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर होती है। एयर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की इंसुलेटर। जैसे यहाँ पे प्लग है, यहाँ पे सॉकेट है, बल्ब जल जाएगा? बोलो। तो अगर कंडक्टर होती तो जल नहीं जाता। तो एयर क्या है? इंसुलेटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक, केवल एक पर्टिकुलर वोल्टेज। उससे ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है तो एयर में भी करंट फ्लो होने लगती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जो हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिस्चार्ज। या जो लाइटनिंग होती है, क्या होती है? लाइटनिंग, समझ गए? लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम लोग किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। जब हम किसी कंडक्टर को क्या देते हैं? चार्ज, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? पोटेंशियल। कम चार्ज देंगे कम पोटेंशियल, ज़्यादा चार्ज देंगे ज़्यादा। अगला चैप्टर स्टार्ट ही यहीं से होगा। अगले चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, तो पहली लाइन यही बोलेंगे, समझ गए? तो जैसे हम चार्ज देते जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता जाता है। और जब पोटेंशियल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो चार्ज क्या होता है? लीक होने लगता है, यानी चार्ज की स्पार्किंग होने लगती है, एयर में जाने लगता है। तो हम किसी भी कंडक्टर को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा चार्ज दे ही नहीं सकते। यानी चार्ज स्टोर करने की क्या होती है? कैपेसिटी, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है ना अगला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, समझ गए? कोई डाउट? तो आप जितने भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, जितने भी करेंगे, सब में चार्ज किस में दिया होगा? माइक्रो कूलाम में। अगर कूलाम में लिखा भी होगा तो पावर में किस में होगी? माइनस में, -6, -9, -10 ऐसे। यानी कूलाम एक बड़ा चार्ज है। क्लियर? कोई डाउट? तो जैसे ये है +5 माइक्रो कूलाम और ये है, चलो -5 कर लो, समझ नहीं पाओगे, और ये +1 माइक्रो कूलाम, समझ गए? ये Q1 है आपका और ये Q2। अब अपोजिट नेचर के हैं तो कंफर्म है कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होगा। बीच में किसी भी पॉइंट पे निकालोगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे? सेम डायरेक्शन में। अरे तो या तो Q1 के बाहर होगा या Q2 के बाहर। किसके बाहर होगा? Q1 के, जो छोटा है। उधर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उधर निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी Q2 से, और Q2 चार्ज भी बड़ा है, तो कभी E1 E2 आपस में इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। भाई जैसे इसके कारण निकाला तुमने +Q0 माना, तो Q1 के कारण निकाला तो ये E1 हो गया, और Q2 का निकाला ये E2 हो गया। एक तो Q1 छोटा, ऊपर से दूर, नहीं समझे? अगर तुमने बड़े चार्ज के बाहर पॉइंट ले लिया, किसके बाहर? बड़े वाले चार्ज, तो एक तो Q1 छोटा है, ऊपर से P से इसकी दूरी भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी ज़्यादा है ना, तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत कम होगा, और इसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, समझ गए? तो कभी E1 E2 इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। इक्वल कब होंगे? जब छोटे चार्ज के बाहर लोगे पॉइंट। कहाँ लोगे? हमने क्या कहा, कुछ समझ आया? दो चार्ज सेम नेचर के हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? दोनों चार्ज के बीच में।
अब वो किस पॉइंट पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी एक दो एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, ठीक है। और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज। समझ गए। अगर ये दो पॉइंट भूल गए तो न्यूट्रल पॉइंट का कोई भी न्यूमेरिकल पेपर में कर ही नहीं पाओगे। समझ गए। और बड़ी अच्छी बात ये है कि सब एमसीक्यू में आते हैं, एक नंबर में, नहीं समझे। न्यूट्रल पॉइंट के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा आएगा तो 2 नंबर में आ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, बीच में। अपोजिट नेचर के हैं तो आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज। समझ गए। कहीं और निकालोगे सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर। और मान लेते सपोज दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इक्वल हैं और, तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कहा आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज, कोई छोटा ही नहीं। समझ गए। और ये दोनों के मान लेते दोनों एक +5 है, एक -5 है, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं, यानी ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ 0। अभी नहीं समझे। हाँ सेम है तो बीच में हो जाएगा, बीचों बीच, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों सेम है, +5 दोनों हो गए, +5 ये तो एलकेजी में भी नहीं आएगा, नहीं समझे। तो +5 दोनों हो गए और दोनों सेम है तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो भी, तो अंदाजा लगाओगे तो भी। समझ गए। अभी नहीं समझे। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। तो थर्ड पॉइंट लिख लिया। फोर्थ पॉइंट लिखें, इफ टू चार्जेस आर ऑफ opposite nature, are of opposite nature, then neutral point will situate outside of the numerically smaller charge, outside of the numerically smaller charge, smaller charge, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 पॉइंट सबसे मेन है, ठीक है। सेम नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, बीच में, दोनों चार्ज के बीच में। अब वो किस पॉइंट पे होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपोजिट नेचर के हैं तो आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज, ठीक है। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखे, if two charges +E and +9E, +E and +9E are placed न लिख पाओ तो केप्ट लिख दो, सिचुएटेड लिख दो, at a separation of 16 centimeter, at a separation of 16 centimeter, then find the position of neutral point. Find the कह दो, locate the कह दो, find the position of neutral point. अब ये सेम नेचर के हैं कि अपोजिट नेचर के हैं? अपोजिट कौन बोल रहा है? +E +9 ही है बेटा, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। सुने तो Q1 हो गया +E और Q2 हो गया +9E। क्लियर। सपोज पॉइंट P पे न्यूट्रल पॉइंट है, फॉर एग्जांपल कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, P पे, ठीक है। और Q1 से P की डिस्टेंस है x, तो Q2 से कितना हो जाएगा, 16 - x, ठीक है। 16 सेंटीमीटर है ना भाई, हम इसको 6 सेंटीमीटर रखेंगे, आंसर भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, नहीं समझे।
तो ये x है तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पे प्लस क्यू नॉट एज्यूम करो, Q1 क्या करेगा प्लस क्यू नॉट को रेपल, और Q2 क्या करेगा रेपल, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। फॉर न्यूट्रल पॉइंट टू बी एट पॉइंट P, टू बी एट पॉइंट P, तो पॉइंट P पे न्यूट्रल पॉइंट को होने के लिए क्या होना चाहिए, E1 मस्ट बी इक्वल टू E2। समझ गए? जब इक्वल होंगे तब तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अभी नहीं है समझे? अब E1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1²। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/R²। पोटेंशियल Q/R। टैटू बनवा लो सब लोग, बार बार भूल जाते हो। Q चार्ज से R डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, Q/R²। पोटेंशियल Q/R। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2²। इससे ये क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, Q1 कितना हो गया E, स्केलर फॉर्म है विदाउट साइन, R² की जगह है x², ये 9E और ये 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते, तो यहाँ भी -2 आ जाता है पावर, यहाँ भी -2 कट जाता है, फायदा कोई नहीं। समझ गए भाई? जैसे x सेंटीमीटर है और उसको मीटर में कन्वर्ट करो तो x माइनस एक्स इंटू 10⁻², और ये 16 माइनस एक्स इंटू 10⁻², -2 से -2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? ई से ही कैंसिल हो गया, रूट लो 1/x = 3/16 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस एक्स = 3x, 4x = 16, x = 4। तो कहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, प्लस ई चार्ज से 4 सेंटीमीटर या प्लस 9 ई चार्ज से 12 सेंटीमीटर। तो प्लस ई चार्ज से 4 सेंटीमीटर या प्लस 9 ई चार्ज से 12, 16 माइनस 4 12 होता है। अब भी नहीं समझे, कोई डाउट? नोट करें जल्दी से। कैसे क्वेश्चन करेंगे समझ आए न्यूट्रल पॉइंट के? एक अपोजिट नेचर का ले रहे हैं। ठीक है, देखिए जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लास्ट हो जाता है, उसके आगे फिर नहीं आएगा। अब न्यूट्रल पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी थ्योरी से कर लोगे। ठीक है, तो शीट में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिला। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 एट पॉइंट P। तो दो कंक्लूजन हमसे पूछे हैं। पहला कंक्लूजन कैसा होगा, सेम नेचर के होंगे अपोजिट नेचर के होंगे, बोलो अपोजिट नेचर। आउटसाइड देखा हुआ है, अरे हद हो गए, अभी बताया अभी भूल गए। अरे अभी तो आज तो याद रखो कम से कम, मतलब आज का आज ही भूल रहे हो। तो पॉइंट P जो है देखो ना, दोनों चार्ज के बाहर है, और बाहर कब होता है, जब अपोजिट नेचर के हैं। तो दो कंक्लूजन बताने हैं, पहला कंक्लूजन अपोजिट नेचर के हैं, और दूसरा कंक्लूजन क्या है, जो Q2 की वैल्यू होगी वो Q1 से कम होगी। समझ गए? यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज Q2 मस्ट बी लेस देन चार्ज Q1, तब तो Q2 के बाहर है। अगर Q1 छोटा होता तो Q1 के बाहर ना होता। दो कंक्लूजन पूछ लो, एक नंबर मिल गया खट से, लेकिन तब मिलेगा जब ये याद हो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में आ जाओ, 3 मार्क्स में नहीं 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखिए 5 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें 2-3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो, यही क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q आर केप्ट एट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। A third point charge Q is unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of charge Q. ठीक है, तो Q को ऐसी जगह रख रहे हैं जिससे पूरा सिस्टम कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम में। तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट से हो जाएगा। किससे होगा, न्यूट्रल।
और ये सेम नेचर के हैं तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में, समझ गए, और इक्वल हैं, मिड पॉइंट पे आ जाएगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट पे निकाल के रख के देखोगे तो आप देखोगे नेट चार्ज हमें, नेट फोर्स कितना आएगा उस पर, 0। नहीं, पूरे सिस्टम को वो करना है ना बैलेंस, तो हमें क्यू को निगेटिव लेना पड़ेगा। पूरे सिस्टम को क्या करना है, बैलेंस। जब हम पढ़ाई बताएंगे इसको तो बताएंगे। अरे चीज़ों को समझते नहीं हो, ठीक है। ये दोनों क्यों हैं, तुम चाहे पॉजिटिव लो चाहे निगेटिव लो, वो तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब तुम इसको निगेटिव ले लो तो Q1 क्या करेगा, अपनी ओर अटैक करेगा, तब भी तो अपोजिट हो गए। लेकिन हमें इसको तो बैलेंस करना ही है, साथ में इसको भी बैलेंस करना है, उसके लिए इसको निगेटिव होना जरूरी है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं यानी हमें पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है, हमें केवल Q को बैलेंस नहीं करना है, पूरे सिस्टम को। उसके लिए इसको क्या होना चाहिए, निगेटिव। नहीं समझे, क्या नहीं समझे? हाँ, निगेटिव ले लेंगे क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों मिलकर के इसको धक्का देंगे इधर, तो ये कैसे बैलेंस होगा। हमें पूरे सिस्टम को क्या करना है, बैलेंस करना है, हमें केवल कैपिटल Q को बैलेंस नहीं करना है। जाम लगाओ बाहर बच्चे। हमें पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है। अगर तुमने इसको पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव है, समझ गए, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी आपको क्या दे रहे हैं, सेम नेचर के, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों मिल करके उसको धक्का देंगे, तो ये कहां से बैलेंस हो जाएगा, समझ गए। यानी एक फोर्स इधर होना चाहिए, एक फोर्स उधर, उसके लिए इसको निगेटिव होना चाहिए, समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको करो, मन कर रहा है 2 मिनट बर्बाद करें। लिखे, दूसरा एग्जांपल लिखो। इफ टू चार्जेस, फर्स्ट एग्जांपल लिखा, सेकंड लिखो। इफ टू चार्जेस -1 माइक्रोकूलम, -1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 0.25 माइक्रोकूलम, प्लस 0.25 माइक्रो आर सिचुएटेड एट अ सेपरेशन ऑफ 0.40 मीटर, 0.40 मीटर, कॉमा, फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। देन लिख दो, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, करो उसको 1 मिनट में। सेम नेचर के हैं क्या अपोजिट नेचर के हैं? ठीक, हमें न्यूट्रल पॉइंट की लोकेशन फाइंड करनी है। देखिए, अरे इसी काम चल जाएगा। देखिए, तो ये 2 चार्ज हैं। सेकेंड एग्जांपल देखें, एक है आपका +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है -1 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना है +0.25 माइक्रोकूलम। क्लियर? आपसे न्यूट्रल पॉइंट पूछा है तो अपोजिट नेचर के हैं, आउटसाइड ऑफ द न्यूमेरिकली स्मॉलर चार्ज। Q1 छोटा है, Q2 छोटा है, Q2। नहीं समझे, नहीं कर पाए इसको। तो सपोज पॉइंट P पे है, अब ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई थी 0.40 मीटर। तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई 0.40 प्लस x मीटर। ठीक है, अभी नहीं समझे? देखो बेटा, तो
Q2 से हमने पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी मान ली, x। तो Q1 से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.40 प्लस x। ठीक है। अब डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, प्लस Q0। Q1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और Q2 क्या करेगा, रेपल। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0, फॉर द न्यूट्रल पॉइंट टू बी एट पॉइंट P, फॉर द न्यूट्रल पॉइंट टू बी एट पॉइंट P, E1 इक्वल टू E2। समझ आया, यहाँ तक सेम। अब Q1 की जगह क्या लिखोगे, 1 माइक्रो कूलम, Q2 की जगह और R1 की जगह 0.40 प्लस x। Q2 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 0.25, और ये x स्क्वायर। शांत रहो, रूट ले लो। रूट लेंगे तो 1/0.40 प्लस x डिवाइडेड बाई 0.5 अपॉन x। ठीक है। 0.5 को क्या ले सकते हो, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इधर उसका उधर। समझ गए, कोई डाउट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, 2x इक्वल टू 0.40 प्लस x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0.40 मीटर। आंसर। जहां पे 0.25 का रूट 0.5 होता है, क्या क्यों नहीं कर पा रहे थे उसे, अरे इतनी देर बाद होने का मतलब थोड़ी ना होता है। 2.5 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए, 150 सेकेंड। 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है 2.5 मिनट के अंदर। समझ गए। सबसे ज़्यादा बच्चों के मार्क्स जो कटते हैं वो इसी वजह से कटते हैं कि जो मतलब टाइम मैनेजमेंट ध्यान नहीं रखते हैं पेपर में। पता चला 2 नंबर क्वेश्चन है, 15 मिनट तक लगे पड़े हैं। समझ गए। 2 मिनट क्वेश्चन है, नहीं 5 मिनट के अंदर उसको हो जाना चाहिए। समझ गए। आधा 1 मिनट वाली बात अलग होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ये नहीं कि 15 मिनट तक उसी में लगे हो। समझ गए भाई। किसी क्वेश्चन में अगर तुम ज़्यादा टाइम दे दोगे तो इसका मतलब कोई दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है। समझ गए। अब जैसे 16 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर वाले, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब आपका 40 मिनट में वो एमसीक्यू वाला पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। 16 × 2.5 करेंगे 40 आ जाएगा 40 मिनट में। अब कोई 2 मिनट में हो रहा है, कोई 3 मिनट में हो रहा है, इससे बेटर है। अब तुम 40 के बजाय उसमें 50 मिनट लगा दोगे तो 10 मिनट तुमने किसी और क्वेश्चन के ले लिए। समझ गए। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और ये पहले टेस्ट से ही लेके चलोगे, जो संडे टेस्ट आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसका जस्ट हाफ। समझ गए। टाइम मैनेजमेंट लेके चलोगे। 1 नंबर के लिए आपको कितना टाइम देना है, 2.5 मिनट। अब हर क्वेश्चन के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो सेक्शन बाय सेक्शन कि ये सेक्शन हमारा इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं समझे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक, आगे देखें। अगर हमने क्वेश्चन क्या देखा, सुनो, एंड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। ठीक है। अब नीट और मेंस में क्या होता है, कभी कभी जनरल पॉइंट पे पूछ देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है लेकिन जनरल पॉइंट पे पूछ देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा 2 मिनट रुको, 5 मिनट और लगेगा, 10 मिनट मान लो। एट जनरल पॉइंट, ठीक है। तो देखिए कई आर्टिकल जो उससे रिलेटेड है, आपके सिलेबस के नहीं है लेकिन आसपास हैं। हाँ, मतलब उससे मिलते हुए, जैसे एंड ऑन है, ब्रॉड ऑन है, जनरल पॉइंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन में वो दे सकते हैं। ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन जरूर आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, हर बार देते हैं। ठीक है। अब जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज आपके में नहीं है, और इस बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज का। समझ गए। 3 मार्क्स है, यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। आप उसके लिए कोर्ट जाते रहो। समझ गए।
तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल पॉइंट का मतलब ये हो गया। यहां पे अब ये ना तो एंड ऑन पोजीशन है ना ये ब्रॉड ऑन पोजीशन है, समझ गए। जनरल पॉइंट ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, और सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, सुना कभी? हम लोग जो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इनको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट कई टाइप के होते हैं, ये सिंपल है, 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आर कॉमा थीटा, आर कॉमा थीटा। आप आगे जब बड़े हो जाओगे, अभी आपको लग रहा हो गए हो लेकिन नहीं हुए हो, ठीक है, तो कई प्रकार के कोऑर्डिनेट पढ़ोगे आप। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ये 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आर कॉमा थीटा। आर क्या होता है? ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस। ओरिजिन से, यानी हमने मिड पॉइंट को क्या मान लिया है? ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और थीटा होता है पास टू एक्स एक्सिस से उसका एंगल, यानी जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल। ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, समझ गए। तो उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए? आर कॉमा थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए? आर कॉमा थीटा। तो जनरल पॉइंट पे क्या होता है? इंटेंसिटी। आप हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, जिन बच्चों को इसका प्रूवमेंट देखना है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं इसलिए प्रूवमेंट नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो फार्मूला यूज होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमने यहाँ बता दिया तो फिर बच्चे कहीं अगले टर्न से आना बंद कर देंगे, ठीक है, नहीं समझे, ठीक है। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? पी वेक्टर के 2 कंपोनेंट कर लेंगे, एक आ जाएगा पी कॉस थीटा, एक आ जाएगा पी साइन थीटा, यानी एक डाइपोल को हम लोग क्या करेंगे? 2 डाइपोल में कन्वर्ट कर लेंगे, समझ गए, और दोनों का यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? √a² + b²। नहीं पता? R = √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अगर दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर, तो R = क्या हो जाएगा? थीटा 90 हो जाएगा। R = √a², उससे निकल आता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³ √3 cos² थीटा +1। ये है जनरल पॉइंट पे, √3 cos² थीटा +1 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अब आपसे कैसे पूछेंगे? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंगल 60 डिग्री और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, कुछ भी बोल देंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। तो पता चला थीटा कितना रख देंगे? 60 डिग्री, और आर की क्या रख देंगे? 5। अगर यहाँ पे थीटा 0 हो जाए तो हाँ, नहीं, एंड ऑन पोजीशन हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो गया इसका मतलब हम लोग इस लाइन पे आ गए। थीटा 0 मतलब इस लाइन पे आ गए। अरे थीटा 0 मतलब हम लोग एक्सियल पोजीशन पे आ गए। थीटा 0 रख के देखो, एट एक्सियल पोजीशन। थीटा = कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, यानी ई का फॉर्मूला क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³ √3 cos² 0 + 1। अच्छा, cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 1 का स्क्वायर, 1 का 3 में मल्टीप्लाई, 3 + 1 4 का √2, समझ गए। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने इंडॉन पोजीशन पे, 2P/r³, समझ गए? नहीं समझे? अगर हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पे निकालें तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम थीटा 90 ले लेंगे तो ब्रॉड ऑन पोजीशन नहीं आ जाएगी, समझ गए? नहीं समझ आया? एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल है ब्रॉड ऑन, बात एक ही है। थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, यानी ई कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³
3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत? cos 90 0, ये पूरा 0 हो गया, रूट 1 बचा, 1 का रूट 1 p/r³। ये तो आज ही पढ़ा है हम लोगों ने। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस फार्मूले को आप याद कर लोगे। इससे क्या होगा कि किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी एंगल पे पूछेंगे, आप निकाल दोगे। समझ गए? नोट करें। एक फार्मूला और बता दें, फिर ओके दैट्स ऑल। ठीक है? क्या हो गया? जल्दी। जब यहां क्यूब है तो यहां क्यूब नहीं होगा। ठीक, नोट कर लिया। और जिनको इनका प्रूवमेंट देखना है, बैच के बाद 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट लगेगा, हम बता देंगे। ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। Intensity of electric field produced due to a uniformly charged ring. तो फार्मूलों को याद कर लेना अच्छी तरह है। देखिए, तो ये कोई रिंग है मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, रिंग है ये। ठीक है? अब इससे पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है? हमें इसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये इसकी एक्सिस होती है, यानी ऐसी लाइन जो रिंग के सेंटर से पास हो, ऐसी लाइन जो रिंग के सेंटर से पास हो। समझ गए? और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये नोट कर लिया सबने? सुने, तो ये रिंग हो गई। 12th में आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। बाकी बच्चों से अपने, कई बच्चे क्या होते हैं, उनके दोस्त छोटे छोटे होते हैं, नहीं समझे? कई बच्चों के दोस्त क्या होते हैं, छोटे छोटे, यानी 9th-10th वाले दोस्ती कर लेते हैं मोहल्ले में। ठीक, तो उनको लगता है वो नहीं पढ़ रहा तो हम भी ना पढ़ें। समझ गए? हम क्या करें, 12th वाले बच्चों का बिल्कुल अलग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर है आपके लाइफ का, सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है? घर वाले भी तभी सपोर्ट करेंगे आगे जब इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे, नहीं समझे? नहीं तो घर वाले भी कहेंगे बीएससी करो, ये करो, वो करो। समझ गए? अच्छा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, यानी ये ईयर आपके लाइफ को डिसाइड करेगा कि आपके आगे वाली लाइफ कितनी होने वाली, कैसी होने वाली है, यानी आपके 1 घंटे की कीमत क्या होने वाली है। ठीक है? हाँ, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है भाई, कोई 1 घंटे में 1000 पैदा करता है, कोई 1 घंटे में 10,000 पैदा करता है, कोई 1 लाख पैदा करता है। ठीक है? तो ये सब आपका ऑलमोस्ट 12th में डिसाइड हो जाता है। ठीक है? अब कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कभी कभी 12th फेल की तरह, लेकिन हर एक के साथ थोड़ी ना एक्सेप्शन होता है। अब कई बच्चे कहेंगे 12th फेल में तो वो बिल्कुल बेकार 3rd डिवीजन आया था, तब भी ये हो गया। ठीक है? तो वो कुछ एक्सेप्शन एक कॉमन चीज़ नहीं होती है, इसीलिए वो एक्सेप्शन है। भाई एक्सेप्शन का मतलब वो कॉमन नहीं है, समझ गए? रेयर है वो। ठीक है? जनरली क्या होता है, 12th में आपका करियर डिसाइड हो जाता है। ठीक है? सुने, तो जैसे ये रिंग है, अब सुन लो बेटा, अब कंफर्म ये लास्ट है। ठीक है? लास्ट है। प्रॉब्लम्स की जो शीट हमने दी है, ऐसा करना है घर जाके इसकी प्रॉब्लम सब लगा डालना अच्छी तरह से, मन लगा के। और जब नेक्स्ट टर्न पे आओगे वेडनेसडे को, तो पहले हम लोग इसकी क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स, यानी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टर्न पे, यानी फ्राइडे को। समझ गए? एक टर्न ले लेंगे वेडनेसडे का प्रॉब्लम्स के लिए, और एक ले लेंगे संडे का। वेडनेसडे को एक टर्न पे नहीं हो पाएगा। ठीक है? संडे को सुबह इस समय प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, टेस्ट हमेशा क्या होगा, शाम को। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए,
तो सेंटर पे निकालना हमें, ठीक है, सेंटर पे नहीं निकालना है, एक्सिस पे। सेंटर तो निकल ही आएगा, एक्स 0 कर देंगे। ये लाइन एक्सिस होती है रिंग की। कौन सी लाइन? सेंटर से पास हो। कहाँ से पास हो? और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। सेंटर से पास हो और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर कोई पूछे ये लाइन एक्सिस है? नहीं है। क्यों नहीं है? सेंटर से नहीं पास हो, परपेंडिकुलर तो है सेंटर। ये लाइन एक्सिस है? क्यों नहीं है? सेंटर से तो पास हो रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। यानी एक्सिस की 2 कंडीशन हो गई, सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर हो। समझ गए? लेकिन रिंग को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो हम उसके एक्सिस को नहीं शो कर पाएंगे। यहाँ तो पेन पकड़ के खड़े हो गए, अब कॉपी पे क्या करोगे? पेन चिपका दोगे ऐसे? नहीं समझे? पेन चिपका दो, कॉपी बंद कैसे होगी? ठीक है, उठी नहीं रहेगी। तो ये हम लोग रिंग को ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो एक्सिस ये हो जाएगी, ऐसे बनाएंगे रिंग को। वैसे हम प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं, फिर भी ऐसे बनाएंगे ताकि हम उसके एक्सिस को क्या कर सकें? शो कर सकें। समझ गए? सुने, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे टेढ़ी रिंग बनी है। टेढ़ी रिंग नहीं है, वर्टिकल बनाया हमने। शांत रहो बेटा। ये रिंग की क्या हो गई? एक्सिस। ठीक है, ये क्या है इसका? सेंटर। रेडियस कितनी है? ए। हमें पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और ओ से पी तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स। ये डिस्टेंस क्लियर? प्लस क्यू चार्ज पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस हो चाहे माइनस हो। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। अब प्लस है तो यहां पे अवे हो जाएगा, माइनस होता तो टूवर्ड्स हो जाता है। वेक्टर में साइन का रिलेशन केवल किससे होता है? डायरेक्शन से, वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं होता है। क्लियर? ये रिंग है, रिंग की रेडियस कितनी है? ए। नहीं दिख रहा है? रिंग की रेडियस कितनी है? ये इसकी एक्सिस हो गई। सेंटर से कितने डिस्टेंस में हमें फाइंड करना है? एक्स डिस्टेंस में। क्लियर? ठीक। एट द एक्सिस ऑफ रिंग, E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। देखिए पहले ही आपके सिलेबस में था, पहले ये आर्टिकल आपके सिलेबस में था, लेकिन पिछले कोरोना जब से आया तब से आर्टिकल को क्या किया गया? हटा 2020 से हटा दिया गया। यानी जो आपके पास पुरानी बुक्स होंगी उनमें सब में होगा। और ये बहुत सिंपल प्रूवमेंट है, कोई खास नहीं है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अभी हमने कंपोनेंट किए थे ना, ई साइन थीटा, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कैंसिल। और E1 कॉस थीटा उसी तरह। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो सब क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। समझ गए? उससे किया जाता है। अब अगर हम सेंटर पे निकालें, कहाँ पे निकालें? सेंटर पे। तो सेंटर के लिए हमें पी को कहाँ ले आना पड़ेगा? ओ पे। और जब पी ओ पे आ जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा? 0। एट द सेंटर ऑफ रिंग एक्स 0 हो जाएगा। जब एक्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ भी 0 पुट करो, तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा? यानी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सुनो। अच्छा पहले यहाँ तक पहुँच जाओ, ठीक है? हाँ सुनिए, रुक जाओ, बहुत हो गया, ठीक है? सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। हम ये जो पॉइंट बता रहे हैं बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, मेंस के वो और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 होगा। ठीक है, इन्फिनिटी जब भी हम कहेंगे तो उसका मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी इन्फिनिटी कहा जाएगा तो आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
ग्रेविटेशनल फील्ड में जब इन्फिनिटी कहते हैं तो आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब इन्फिनिटी कहेंगे तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब इससे बहुत दूर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इन्फिनिटी पे कितना है और बीच में है, और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट के लिए एक्स अलग अलग होगा तो ई की वैल्यू भी अलग। इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जब यहाँ जीरो है, वहाँ जीरो है और अलग अलग पॉइंट पे क्या है, अलग अलग है, तो कंफर्म है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो। अभी नहीं समझे? यानी यहाँ से चलेंगे, जीरो है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। उसके बाद डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुँच के जीरो। समझ गए? कैलकुलस में अभी आपने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा। कैलकुलस में एक चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर होगा, डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो उसका यूज़ करके हम लोग निकालते हैं। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसमें e मैक्सिमम हो, हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए e मैक्सिमम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, d/dx करेंगे और उसको किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के। जब भी मैक्सिमम मिनिमम किया जाता है यही तरीका होता है। हमें x की वैल्यू चाहिए, जिसकी वैल्यू चाहिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए e क्या हो, मैक्सिमम। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, -3/2। फिर वो f1 f2 हो जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट करते पता है f1 f2 का? पहले f1 बाहर करेंगे, f2 को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर f2 बाहर करेंगे f1 को। समझ गए? तो इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगा, d/dx करेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर ई मैक्स, ई मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा +-a/√2। प्लस माइनस क्यों लिख दिया हमने, एक्चुअल में x² = a/2 आएगा। x² = तो जब x निकालेंगे तो +-a/2। तो प्लस अगर टुवर्ड्स राइट है तो माइनस टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी सेंटर से a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। जितना इधर, जैसे a/√2 डिस्टेंस पे टुवर्ड्स राइट मैक्सिमम है तो a/√2 डिस्टेंस पे टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए? तो इधर वाला पॉइंट हो गया पॉजिटिव, इधर वाला पॉइंट हो गया, हमारे तो 5 सेंटीमीटर पे इधर मैक्सिमम है तो 5 पे इधर भी तो मैक्सिमम होगा, जैसा इधर होगा वैसे ही इधर। ये कैसे आता है, समझ गए? d/dx = 0 करके मैक्सिमम मिनिमम हमेशा ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और जो जीरो को इक्वल करके सॉल्व करेंगे तो x² = क्या आएगा, a/√2। x² क्या आएगा, यानी x वैल्यू क्या आ जाएगी, a/√2। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे ई मैक्स के लिए क्या वैल्यू आ गई, a/√2, ठीक है। यहाँ पे x क्या पुट कर दोगे, a/√2, ई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट? ओके, दैट्स ऑल। तो देखिए 2 दिन की जो छुट्टी है आपके पास, बल्कि 3 दिन की, कहना तो कहते 6 दिन चाहिए। संडे का दिन, संडे की रात, मंडे का दिन, मंडे की रात, ट्यूसडे का दिन, ट्यूसडे। तो जो 6 दिन की छुट्टी है, इस 6 दिन की छुट्टी में ये पूरा शीट, अगर पूरी शीट ट्राई करके आ जाओगे तो एक ही टर्न पे हो जाएगा। अगर पूरी शीट ट्राई करके आ जाओगे तो पूरा क्वेश्चन किस में हो जाएगा, एक ही टर्न पे। समझ गए? ओके, दैट्स ऑल। जिनकी फीस डिपॉजिट नहीं है वो डिपॉजिट कर दें, होली की तुरंत बाद, नहीं तो घर जाके ऑनलाइन करें।